नमस्कार जी। सभी कपालभाति करते रहेंगे और डॉक्टर साहब को सुनेंगे। ओम मैम। आदरणीय जोशी जी का और सौरभ शर्मा जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे आप लोगों से जुड़ने को मौका दिया। ऐसे ही 2-3 मित्रों की सहायता से मैं पतंजलि में जुड़ गई थी और अच्छा लगता है, कभी कभी मिलती हूँ जी डॉक्टर, स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि जोड़ों में ही दर्द क्यों होता है। पूरा शरीर तो हमारा बोन्स का फ्रेमवर्क है ना, जैसे हमने पार्टनरी सिस्टम में शुरू में पढ़ा हुआ है कि हमारे शरीर में 8 सिस्टम है। तो उसमें जो बेसिक सिस्टम है, जो पूरा फ्रेमवर्क है जिसपे हमारा ये पूरा शरीर खड़ा हुआ है, वो है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में तो छोटी बड़ी इतनी सारी बोन्स हैं, फिर जोड़ों में ही दर्द क्यों होता है। दर्द क्या है, अपने में एक बीमारी नहीं है, सूजन का लक्षण है। तो जहां भी सूजन आएगी वहां दर्द होगा। हड्डियों के ऊपर एक चिकना पदार्थ होता है, उसके ऊपर एक पतला सा कैप्सूल होता है, और जहां भी दो हड्डियां मिलती हैं उनके बीच में एक, जैसे नल में वाशर लगा होता है ना रबड़ का, सेम ऐसे ही एक रबड़ का गद्दा जैसा हड्डियों के सिरों के बीच में लगा रहता है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो जब ये पतली झिल्ली जो हड्डियों के किनारों पे कैप्सूल होता है, बहुत पतली चमकदार झिल्ली का, आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं मेरे घुटने में पानी भर गया, डॉक्टर ने सुई से निकाला। तो ये जो हड्डियों के सिरों पर जो एक पतली सी बिल्कुल गुब्बारे जैसी पानी भरी हुई थैली होती है, कैप्सूल कहते हैं जिसे, जैसे नी कैप कहते हैं, तो उसमें जब सूजन आ जाती है तो ज्यादा पानी भर जाता है। तो जहां भी सूजन होगी वहीं दर्द होगा। और जोड़ों में दर्द इसलिए होता है कि जब हड्डियों की ये रबड़ वाला तकिया, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो वार्शल का काम करती है, हड्डियों को रगड़ खाने से बचाती है, 40 साल की अवस्था में ये घिस जाती है, थोड़ी उससे पहले ही घिसने लगती है। चाहे हम कुछ भी खाएं, कुछ भी क्रिया करें, बट जो कार्टिलेज है इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसको घिसना ही होता है। स्वामी जी कहते हैं ना, 40 साल पे हमारी अस्थियां विद्रोह करने लगती हैं। तो 40 साल में हमारी वात अवस्था चलने लगती है। तो वात क्या करती है, सब चीजों को सुखाने का काम करती है। तो जो कार्टिलेज बिल्कुल सूख जाएगी, ये ऐसी चीज है कि एक ही बार बनती है और इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो विद एज ये सबकी घिसती है, इसको हम घिसने से नहीं बचा सकते। तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने, जब ये रबड़ का उनके बीच का वार्सल हट गया, खत्म ही हो गया या पतला हो गया, तो हड्डियों में जब भी जहां ज्यादा जोर पड़ेगा, जहां गति होगी, वहां पे वो रगड़ खा के छिल जाएंगी। तो जब वो छिलेंगी तो नेचुरली उनमें दर्द होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कार्टिलेज को घिसने से रोक नहीं सकते। हड्डियां हमारी बचपन में कैसी होती हैं, जैसे पेड़ की नरम डाली जैसी, बिल्कुल एकदम नरम भरी भरी। तो इसलिए बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनको कोई हड्डी में दर्द नहीं होता, चोट भी ज्यादातर नहीं लगती, बच्चों में फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि हड्डियां नरम होती हैं। 14 साल के बाद वो हड्डियां मजबूत होने लगती है, ग्रो होने लगती है, जुड़ने लगती है। और युवावस्था में हड्डियां कैसे होती हैं, शीशम के पेड़ की तरह। बट विद एज जैसे लकड़ी पुरानी होने लगती है ना, तो जैसे लकड़ी में छेद आने लगते हैं, घुन लगने लगता है, ये अपने आप पुरानी हो जाती है। आपने देखा हो कभी चारपाई वगैरह रखी हो, तो ऐसे ही हमारी हड्डियां पहले नरम डाली की तरह, फिर शीशम के पेड़ की तरह, उसके बाद धीरे धीरे चिड़ की तरह होने लगती हैं, कि रूखी खरखरी। उसे क्या कहते हैं, जब हड्डियों में छेद हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब उनमें छेद हो जाते हैं। इस अवस्था में वो कमजोर हो जाती है। 40 साल के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम इनमें से किसी भी प्रोसेस को रोक नहीं सकते, ना तो हम कार्टिलेज को घिसने से रोक सकते हैं, ना हड्डियों के एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके, योग के द्वारा हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करते हैं। कहने में ऐसे कहते हैं कि हड्डियां हमारे शरीर का वजन उठाती हैं, लेकिन हड्डियां बनी किस चीजों से हैं। हड्डियां लंबी लंबे डंडे के समान, या कोई गोल या चपटी ठोस चीज है। बट इनके ऊपर क्या होता है, जैसे ईंट के ऊपर प्लास्टर करते हैं ना, तो ऐसे मसल्स का प्लास्टर होता है। मसल्स होती हैं, मसल जिस चीज से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, एक मसल एक हड्डी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, या एक हड्डी से दूसरी हड्डी के सिरे तक जाती है, और जिस चीज से वो जुड़ी होती है
उसे कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? जैसे बहुत मोटी हार्ड रबड़ का बैंड, बिल्कुल सफेद रस्सी जैसा, जैसे बहुत हार्ड रबड़ होती है ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड रबड़ के हाथ से आप उसे खींच नहीं सकते। तो ये लिगामेंट क्या करते हैं? ये हड्डियों को मसल से चिपकाए रखते हैं, थोड़ा सा गति का काम करते हैं। हड्डी हो गई, हड्डी के ऊपर मसल हो गई, उसको जोड़ने वाले क्या हो गए? लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? मोटी मोटी रबड़ की रस्सियां, बहुत ही सख्त। तो जब भी अगर डॉक्टर कहता है कि मांस फट गया, तो वो चोट कहाँ लगती है? वो टेंडन में लगती है, जो मसल को हड्डी से चिपकाते हैं, मोटे मोटे रबड़ के टुकड़े, उन्हें कहते हैं टेंडन। बहुत मोटे मोटे रबड़ के टुकड़े, वो हड्डी को फ्लेक्सिबल रखते हैं, मसल से मूवमेंट का काम कराते हैं, और मसल उन्हीं के सहारे एक हड्डी में चिपकी होती है या दो हड्डियों के बीच में चिपके होते हैं। तो इन्हें कहते हैं मोटे मोटे रबड़ की बिल्कुल बहुत ही सख्त रस्सियां होती है, टेंडन। तो इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी बोन हेल्थ में। अच्छा, और एक चीज क्या होती है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? जैसे नट होते हैं ना, अपनी बल्लियों को रस्सी से सेट करते हैं, जगह जगह बांधते हैं। तो ऐसे हमारी सारी बॉन्स रस्सियों से बंधी हुई है पूरी बॉडी में, कहीं पतली, कहीं धागे जितनी, कहीं रस्सी जितनी मोटी, कहीं एक उंगली के बराबर मोटी। सारी हड्डियों को उन्होंने सेट किया हुआ है। तो एक हड्डी हो गई, हड्डियों के दो हड्डियों के सिरों पे एक तकिया हो गया रबड़ का, उनकी रगड़ से बचाने के लिए। एक टेंडन हो गया, जो बहुत मोटा रबड़ का एक वो है, जो हड्डी में गति को कंट्रोल करता है। और एक हो गया लिगामेंट, वो रस्सियां जो हड्डियों को सेट करती हैं। तो इन सब का क्या हो गया? हमारी बोन हेल्थ में एक रोल हो गया। हम हड्डी को घिसने से नहीं रोक सकते, हम कार्टिलेज जाएगी अपने समय से, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन ये लिगामेंट, टेंडन और मसल असली काम ये करते हैं। जो हमारे शरीर का 70% वेट है या मूवमेंट है, वो हड्डी पर डिपेंडेंट नहीं है, इन मसल्स पर डिपेंडेंट है। तो ये मसल्स और ये रस्सियां और ये टेंडन, लिगामेंट और टेंडन जो मैंने आपको बताए, इनको हम योग से मजबूत करते हैं। तो हड्डी अपनी उम्र के साथ जाएगी, कार्टिलेज खत्म होगी, लेकिन उसके आसपास ये रस्सियां मजबूत रहेंगी। तो अब जो घुटने का जो नी पेन होता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोगों को चलते चलते लगता है कि मेरा घुटना तो चल गया मेरे पैर से, क्योंकि उसकी जो रस्सियां बंधी हुई हैं, लिगामेंट, वो लूज हो जाते हैं बैठने से या ज्यादा वजन से। इसलिए हमें क्या करना है? योग के द्वारा ये जो 70% वजन जिनके ऊपर है कार्य का, मसल्स, मांसपेशियां जिन रस्सियों ने बांधा हुआ है, जो रबड़ के बहुत मोटे बैंड हैं जो हड्डी को सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमारे योगा से मजबूत होते हैं। किसी भी एक्सरसाइज से थोड़ा कम रिजल्ट मिलता है, योगा से ज्यादा मिलता है, कि योगा पर्टिकुलर किसी एक मसल पे काम करता है। तो क्या हुआ? ये बीमारी एक ना बनी। कैसे? अगर ये प्रोसेस हमारी कमर, ये जो पूरा 32 सर्वाइकल बोन्स हैं, तो इनमें क्या है? ये सारी ऐसी जैसे आलू के चिप्स होते हैं ना, मोटे मोटे, और उनके बीच में छेद होता है, उसके बीच में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। लेकिन जब ये 32 हड्डियां ऐसे एक के ऊपर एक रखी होती हैं, तो इनके सबके बीच में नल के वार्शल होते हैं। अगर ये वार्शल गर्दन की हिस्से वाले घिस गए, तो उसका नाम सर्वाइकल हो जाता है। अगर यही हमारी लो बैक में, लंबर स्पाइन में घिस गए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी का वेट किस हड्डी पे होता है? कमर का, इस पे, लंबर स्पाइन पे। कभी हम इधर घूमते हैं, कभी हम उधर घूमते हैं, हाथ, ये सारा जो बर्डन होता है हमारा लंबर L4-5 जिसे डिस्क बोलते हैं, ये सारी 32 में कितने डिस्क हैं? 32 डिस्क हैं। डिस्क मतलब वही रबड़ के वार्सल जो दो हड्डियों के बीच में होते हैं। कमर में घिसे तो उनको नाम डिस्क बोल देते हैं, L4-5 बोल देते हैं। वही अगर घुटने में घिसे नी पेन हो गया, गर्दन में घिसे सर्वाइकल हो गया, कोहनी में घिसे तो रिस्ट जॉइंट की प्रॉब्लम हो गई रिस्ट में, क्योंकि ये देखो सब जॉइंट है ना, इस तरह तरह से मूव कर रहा है, तो इनके बीच की जो कार्टिलेज है, जो वार्शल हमने बोला, वो घुसता है। और जगह जगह के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। नाम अनेक, बीमारी है। जहां भी कार्टिलेज घिसेगी, हड्डी में मसल्स वीक होंगी, वहीं पे दर्द होगा। आप अपने आसपास कितने लोगों को देखो ना, योगा में आपके साथ जुड़ेंगे, वही बोलते होंगे मैं खुद कमर दर्द की वजह से योगा ज्वाइन किया था, जब पहली बार ज्वाइन किया था, और ठीक भी हुई उससे। तो जितने भी लोग ये कहते हैं ना मेरा योगा करती हूँ तो मेरा कमर दर्द ठीक हो गया, कैसे हुआ? हड्डी में कोई चेंज नहीं आया, उसके बीच में जो
कार्टिलेज रबड़ का तकिया लग रहा था जिसको हम डिस्क कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन योग से उसके आसपास की मसल्स बन गई, मसल मजबूत हो गई, तो हड्डियां आपस में रगड़ खानी बंद हो गई। तो ये जितनी भी सर्वाइकल, रिस्ट, एल्बो और कमर दर्द, घुटने का दर्द, एड़ियों में दर्द, जितनी भी बीमारी है सबका कारण क्या है? एक ही है। एक ही बीमारी है, जगह जगह के नाम से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो क्या किया हमने योग से? लिगामेंट को मजबूत किया। अब हम बात करते हैं जोड़ों में दर्द। तो जोड़ों में दर्द का कॉमन नाम क्या है? सबसे कॉमन फॉर्म क्या है? ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो क्या? हड्डी हो गई, अर्थराइटिस मतलब जोड़ की सूजन, और दर्द क्या हो गया? सूजन का लक्षण। वो किसी भी वजह से आ सकती है, मैंने बोला कि घिसने से आती है, उम्र के साथ आती है, केवल चोट लगने से भी आती है। एक आपने सुना होगा र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस भी होती है। मेन 3 तरह की होगी ना। अगर चोट लगी है वो तो एक किस्सा अलग हो गया, लेकिन ये जो मैंने बात की ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण थे सारे। पता कैसे लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है या मेरा सिंपल पेन है? एकदम नहीं होता कि आपको सारी हड्डी में दर्द हो गया। अगर आप शुरुआत से पहचाने तो आप बहुत शुरू में अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, खाना पीना चेंज करके और योग के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता कैसे लगेगा? आप गाड़ी से उतर रहे हैं, आपको नीचे कमर में अकड़न महसूस हुई, सुबह सोकर उठे, हाथ थोड़ा ऐसे टाइट बंद होते हैं, मतलब ऐसे यंग एज में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ना ऐसे हो जाती है, मेरे भी नहीं होते थे ऐसे योगा के बाद ही में। तो अगर आप इन लक्षणों को पहचान लेंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा घुटने में दर्द हुआ, तो ये लक्षण है। अगर आप इन्हें पहचान कर बहुत जल्दी अपना वजन कम कर लेंगे, योगा कम कर लेंगे, योगा ज्यादा करेंगे, थोड़ा कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देंगे, ये सारी प्रॉब्लम आपकी कंट्रोल हो जाएंगी शुरू में। लक्षण सारे तरह के 3 तरह की होती है ना। एक तो ये हो गई जो एज के साथ होती है। एज वाली में एग्रीवेटिंग फैक्टर मतलब बढ़ाने वाले फैक्टर क्या होते हैं एज वाली में? कि अगर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, शुगर है, वजन ज्यादा है, कफश प्रकृति है, वातज प्रकृति है, या महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी में भी जैसे कैल्शियम की कमी हुई ना, ध्यान नहीं दिया तो प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार अर्थराइटिस जल्दी हो जाती है। बच्चा बहुत जल्दी कैल्शियम खींचता है ना माँ की छठी महीने में, 2.5-3 किलो की हड्डियां माँ की कैल्शियम से बनती हैं। और दूसरा क्या होता है कि उस टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है, जो गर्भावस्था में एक हार्मोन रिलीज होता है जो हड्डियों को थोड़ा सा उनके लिगामेंट्स को लूज कर देता है, रिलैक्सिंग। अब वो लूज करेगा तो नेचुरली हड्डियां ज्यादा घिसेंगी। तो इसलिए प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी योगा करना बहुत जरूरी है। और क्या होता है, छोटे बच्चे अक्सर पैरों में दर्द बताते हैं, खेल के आएंगे कि मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है 10 से 12 साल के। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चों की हड्डियों की लंबाई बढ़ रही होती है, उनको बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कभी भी अगर वो ऐसे खेल कर आए और ये कहेंगे मैं दर्द हो रहा है, तो उनको रेस्ट नहीं एडवाइस करना, उनकी कैल्शियम डाइट बढ़ानी है, थोड़ा तिल के तेल से मालिश वगैरह करनी है, क्योंकि हड्डियां लंबी हो रही है, उनको बहुत ज्यादा कैल्शियम की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। फिर ये नॉर्मल वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस और में ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे 50 के बाद महिलाएं, मीनोपॉज आ गया। मीनोपॉज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आती है। अगेन ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, शरीर में सुस्ती लाता है, थोड़ा लोअर एब्डोमेन में पेट बढ़ता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होता है। तो तीनों ही कारण से क्या हो गया, हड्डी कमजोर हो गई। तो ये मीनोपॉज की अवस्था में भी अपने योग की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, नेचुरल तरीकों से केले, मखाना, भुने चने आदि से कैल्शियम लेना चाहिए। ये सबसे कॉमन जोड़ों का दर्द है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये एज के साथ होना ही होना है। एज के साथ कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी को जल्दी हो जाता है, कैल्शियम कम ले रहा है, बैठा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता, ये शुगर का पेशेंट है, और महिलाओं में गर्भावस्था और मीनोपॉज के बाद। अच्छा, फिर दूसरी अर्थराइटिस होती है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। लक्षण उसके भी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन दोनों में ना एक बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ा ध्यान से, कि ये वाली जो कॉमन वाली अर्थराइटिस है, किसी को लेडी को सिर्फ कंधे में दर्द होगा, क्योंकि ये इसका शुरुआत कैसे है, हड्डी घिसने से। तो उसकी जहां से हड्डी घिसेगी हो सकता है उसको सर्वाइकल ही हो सकता है उसको सिर्फ कमर दर्द ही हो। लेकिन जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर लक्षण होता है। होता क्या र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में, कि हमारे शरीर के ही खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं।
उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल डॉक्टर्स देते हैं स्टेरॉइड वगैरह, बहुत दवाइयां चली हैं, बट वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो शरीर में अपने आप ही होती है। उसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट में नहीं होता, वो तो इन्फेक्शन टाइप है ना, तो काफी सारे ज्वाइंट्स में इकट्ठा होगा कि मरीज के दोनों हाथों में दर्द रहने लगा, कमर में अचानक, उसको जुकाम सा रहता है, बुखार सा रहता है, तबीयत गिरी गिरी रहती है। तो वो लक्षण उसके भी सेम है। ये जो सारी चीजें योग वगैरह करना, डाइट का ध्यान, उसमें भी फायदा करेंगे, पर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग चलेगा। चोट से हुई, उम्र के हिसाब से हुई, बीमारियों, गर्भावस्था या मेनोपॉज के हिसाब से हुई, एक आर्थराइटिस हुई जो हमारे शरीर में विषैले तत्वों ने काम कर लिया, हमें इससे कुछ नहीं करना, लेकिन सारी चीजें उसमें भी काम आएंगी। एक तीसरी होती है गठियाबाई, जिसे गाउट कहते हैं। उसका पर्टिकुलर एक लक्षण होता है कि सारे जोड़ों पे लाल लाल सूजन आ जाती है, जैसे अंगूठा होगा थोड़ा मुड़ जाएगा, लाल हो जाएगा। उसका क्या काम होता है कि हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड की मात्रा इकट्ठी हो जाती है। अब यूरिक एसिड की मात्रा क्यों इकट्ठी होती है, उसके भी दो कारण हो सकते हैं कि या तो आप यूरिक एसिड वाले पदार्थ जैसे नॉन वेज, पालक या दालें, छोले राजमा बहुत ज्यादा खा रहे हो, या हम तो कोई ऐसी चीजें फालतू नहीं खा रहे, पर हमारे गुर्दों की, किडनीज की कैपेसिटी कम हो गई है कि वो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो गाउट का ट्रीटमेंट भी हमें डॉक्टर पर्टिकुलर बताएगा, लेकिन ये हम जो योग वगैरह है, जब हमारे को सूजन ना हो, गाउट पे भी फायदा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जैसे कमर दर्द है ना, तो कहीं से योगा, या गर्दन में दर्द है तो वो एक्सरसाइज शुरू कर दी। नहीं, कितना भी दर्द हो, कितने भी परेशान हो, पहले या तो किसी भी तरीके से, आयुर्वेद से, एलोपैथिक से, मैंने बताया ना दर्द का कारण है सूजन, तो सबसे पहले हमें उस सूजन को खत्म करना है। जब वो सूजन बिल्कुल ठीक हो जाए, हम स्वस्थ फील करें, तभी योगा करना है। अगर हम दर्द की अवस्था में, सूजन की अवस्था में योगा करेंगे तो वो सूजन और बढ़ जाएगी। गाउट हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, सिंपल अर्थराइटिस हो गई। तो अब ये रिस्क फैक्टर क्या हो गए, किनको ज्यादा चांसेस रहते हैं, नॉर्मल वाली जो एज रिलेटेड अर्थराइटिस है, उन्हीं को ज्यादा चांसेस रहते हैं जिनका ज्यादा चलने फिरने का काम नहीं है, थोड़ा वात या कफ पकड़ती है, या बैठे रहें, या बिल्कुल डाइट में कैल्शियम नहीं जा रहा, या किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हो गई है, या किसी को मोटापा एकदम आ गया है, या किसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। लेडीज में ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी ये दर्द की समस्या ज्यादा होने लगती है। तो ये सारे चेंजेस को रोकने का एक तरीका क्या हो गया, योगा। योगा, डाइट, एक्सरसाइज। तो क्या है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप वजन कंट्रोल करें, अगर आप वातज प्रकृति हैं तो थोड़ा जैसे तेल वगैरह का ज्यादा सेवन करें अगर वजन ज्यादा बढ़ा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जॉइंट्स को भी थोड़ा लुब्रिकेशन चाहिए होता है ना, जैसे पंखे में ग्रीस लगाते हैं, पंखे में ग्रीस नहीं लगाते तो क्या होता है, वो पत्तियां गड़बड़ गड़बड़ करने लगती है ना, तो सेम हमारे जॉइंट्स हैं। तो इन पे मैंने बताया चिकना पदार्थ भी होता है, कैप्सूल, तो ग्रीस ही होती है एक तरह से, हम उसको मरीज को समझाने के लिए ग्रीस ही बोलते हैं। तो वो ग्रीस भी कैसे बनती है, हमारे डाइट से बनती है। अगर कफश पकड़ती है तो थोड़ा हम वजन कम करें, वातज पकड़ती है तो थोड़ा अपने खाने में चिकनी चीजें ज्यादा लें, तो जिससे क्या है वो जॉइंट्स की ग्रीस बनती रहे। लेडीज में वो ग्रीस खत्म हो जाती है 50 पे, पीरियड्स बंद होने पे। और बच्चे अगर खेलते कूदते रहेंगे तो ग्रीस, मतलब वो ग्रीस योगा से, खेलने कूदने से, हमारे मानसिक तनाव को कम रखने से, और थोड़ा डाइट में ऐसी चीजें शामिल करने से वो ग्रीस बनती है। और योगा का फिर यही है, जैसे प्रेगनेंसी में लेडीज बताती हैं, ज्यादातर गर्भावस्था में दर्द तो शुरू से बताती है लेडीज, पहले 3 महीने में, तो वो तो बच्चा एक नई चीज पेट में आ रहा है, थोड़ा खिंचाव होता है, लेकिन 5वें 6ठे महीने में उनका कमर दर्द और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी क्या कारण है, उसका भी कारण यही है कि बच्चा 5वें महीने, चौथे 5वें महीने पे बच्चे की बोन्स जो है अंदर गर्भ में, बच्चे की लंबाई एकदम बढ़ती है चौथे 5वें महीने के बाद, तो वो माँ के शरीर से कैल्शियम खींचता है। तो एक तो उनको दूध, दही, केला, मूंगफली या मूंग की दाल, ऐसे जैसे वेजिटेरियन सोर्स के प्रोटीन है, टोफू, ये ज्यादा लेने चाहिए। साथ में अगर वो ऑफिस में है तो हर एक 2 घंटे बाद चेयर से उठ के और
ताड़ासन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या है? ताड़ासन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली, रात को सोने से पहले मरकटासन कर लिया। तो इससे क्या है कि उनकी कमर की जो मसल्स है वो बनी रहेंगी, बच्चे को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनको दर्द की शिकायत नहीं होगी। और ताड़ासन और मरकटासन तो पूरे 9 महीने तक कर सकती हैं, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी जो मेन प्रॉब्लम शिकायत रहती है लेडीज की, कमर दर्द की रहती है। एक तो बच्चे का प्रेशर, ऊपर से उन बोन्स में से कैल्शियम खींचनी, ऊपर से एक पोस्चर है जो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर वो हल्की फुल्की ये ताड़ासन मरकटासन करती रहेंगी तो इससे क्या होगा कि जो मैंने बताया था प्रेगनेंसी में एक हार्मोन निकलता है जो मसल्स को बोन्स को थोड़ा लूज कर देता है, तो वो मसल्स भी टाइट रहेंगी। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जोड़ों को दर्द को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम अपने इस बॉडी की स्केलेटल सिस्टम को समझें। तो ये स्केलेटल सिस्टम क्या है कि जैसे बल्लियों को रस्सी से बांधा, बल्लियां क्या हो गई? हमारी बोन्स। रस्सियां क्या हो गई? लिगामेंट। फिर उनके बीच में एक कुछ सेटिंग के लिए लगाया कि वो आपस में रगड़ ना खाएं, तो वो क्या हो गया? रबड़ का गत्ता, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज घिसेगा, चाहे हम कुछ भी खाएं, कुछ भी एक्सरसाइज करें, 40 साल तक सबका घिसेगा। हम उसे रोक नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं? जैसे तकिए के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं ना, तो ये फट के बाहर आती है, तो हम रेगुलर योगा से उसके ऊपर एक मसल्स का कवर चढ़ा सकते हैं। 30 साल बाद मसल मास भी कम होने शुरू होता है। 30 साल तक तो देखो कुछ भी फील नहीं होगा, तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। लेकिन जैसे ही 30 पे बॉडी का वेयरिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो ये सब चीजें, तो उससे पहले ही अगर हम एक रेगुलर हैबिट बना लेते हैं, फिर हमें पता भी नहीं लगेगा कब कार्टिलेज घिसी। अगर हम रेगुलर योगा कर रहे हैं ना, तो बल्ली पे जो रस्सी से सेटिंग करी वो हो गया लिगामेंट। लिगामेंट भी लूज हो जाते हैं अगर उनको यूज ना करो। तो एक्सरसाइज से क्या होता है? वो जो रस्सियां हड्डी में बंधी हुई लिगामेंट वो भी मजबूत होंगे। फिर एक चीज क्या थी? हड्डी का प्लस्तर। जैसे मकान में प्लस्तर करते हैं ना, तो ऐसे हमारी हड्डियों में सारी, जैसे भुट्टे के ऊपर छिलके होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी ही छिलकों की शेप की, कहीं पतली कहीं मोटी, हमारी हड्डियों पे मसल्स होती हैं ये। और ये जहां से शुरू होती हैं और जहां खत्म होती हैं, तो एक बहुत मोटी रबड़ होती है वो, मतलब आप उसको हाथ से छुओगे ना, बिल्कुल पत्थर जैसी लगेगी, लेकिन असल में क्या होती है? वो इलास्टिक होती है, जिन्हें कहते हैं टेंडन। तो जब डॉक्टर कहते हैं ना जी आपका मांस फट गया है, तो वो टेंडन इंजरी होती है। और जब हम कहते हैं मोच आ गई, टेंडन क्यों? जिसने मांसपेशी को हड्डी से चिपकाया हुआ था, तो टेंडन इंजरी होती है, उसको कहते हैं मांस फटना। तो उसको थोड़ा सा कुछ ऐसे लपेट देते हैं, रेस्ट करने से उसमें ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं जी? मोच आ गई। मोच आना क्या है कि ये जो रस्सियों से हमारी हड्डियां फिक्स सेट हुई हुई थी, लिगामेंट लूज हो जाते हैं, तो वो सेटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उसे हम कहते हैं मोच आ गई। और एक होता है हड्डी का टूटना। हड्डी कब टूटती है? अगर देखो हड्डी शीशम की लकड़ी की तरह ठोस हो ना, तो बहुत ज्यादा आम प्रेशर से टूटती नहीं है। हड्डी कब टूटती है? मैंने बताया ना कि या तो उसमें पुरानी लकड़ी हो गई, जैसे चारपाई रखी हुई है, आपको तो नहीं पता, लेकिन जैसे आप चारपाई पे बैठे टूट गई। तो ऐसे हमारी हड्डियां धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे लकड़ी खोखली होती जाती है ना, तो जब उन पर कोई प्रेशर पड़ता है तब टूटती हैं। बट कई बार ये ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी के खोखले होने की अवस्था इतनी ज्यादा हो जाती है कि साइलेंट फ्रैक्चर होते हैं। एक तो इतनी हुई कि चोट लगी तो टूटी, हम गिरे पड़े, बट लेडीज में बड़ा कॉमन होता है 50 साल के आसपास। 50 के बाद, जो मीनोपॉज के बाद अगर वो ध्यान ना दें, एक्सरसाइज ना करें, तो वो जैसे कहीं सत्संग में बैठी थी, हाथ का सहारा लेके उठी, 2-3 दिन हाथ में सूजन आई, एक्सरे कराए तो पता लगा यहाँ पे हल्का सा फ्रैक्चर था। इसको कहते हैं साइलेंट फ्रैक्चर, कि ना तो कोई चोट लगी ना कुछ हुआ, बस ऐसी वो हाथ का सहारा लेके उठ रही थी, या जैसे कहीं टॉयलेट में गई तो हल्का सा पैर स्लिप हुआ, सूजन आई, 3-4 दिन बाद में पता लगा, हफ्ते बाद ये तो फ्रैक्चर था। तो ये महिलाओं में होते हैं, इन्हें कहते हैं साइलेंट फ्रैक्चर्स। बहुत कॉमन होते हैं 55-60 साल के बाद। क्यों? क्योंकि हड्डी चिड़ की हड्डी जैसे हो चुकी होती है, छेद होती है। ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। एक शब्द होता है ऑस्टियोपीनिया, मतलब हड्डी में पेन हो रहा है, तो ऑस्टियोपीनिया भी शुरुआत है। जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हड्डी में हल्कापन आ जाता है, तो नेचुरल मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो किसी ने आपका हाथ ऐसे पकड़ा
आप कहोगे नहीं, अरे मेरे को तो दर्द हो, क्यों हो दर्द? ये बड़ा अलार्मिंग साइन है। अरे आपकी हड्डी इतनी खोखली हो गई है, उसके ऊपर की मसल भी पतली हो गई है कि आपको जगह से छूने में दर्द होने लगा। ये ऑस्टियोपेनिया हो गया। तो जब हम हड्डी की पूरी समझना समझ लेंगे ना कि ये तो डंडियां हैं, रस्सी से बंधी हुई हैं, उनके ऊपर भुट्टे के छिलके जैसे मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों को एक बहुत मोटी सी रबड़ जोड़ा हुआ है और उसके बीच में एक रबड़ का गद्दा है। तो हमें ये योग से समझ आ जाएगा। अगर हम योग करेंगे तो ये रस्सी है जो लिगामेंट भी मजबूत रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो हड्डी को कस से पकड़े रहेंगे और पर्टिकुलर जिस जगह पे कमर की बीमारी है तो ताड़ासन, वृक्षासन, परकटासन जो भी करेंगे तो उससे कमर की मसल्स मजबूत होंगी। तो फिर हमें ये पता रहेगा, अरे हमारा पैर ऐसे चलते चलते, पैर अगर चलते चलते जैसे ढीला सा हो जाता है या कभी कौनी बेजान सी फील होने लगती है, तो इसका मतलब है कि जो रस्सी लिगामेंट है, जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं, वो जो बंधा हुआ था वो लूज हो गया, या इस पार्ट की एक्सरसाइज कर लो। तो सबसे जरूरी यही है। अच्छा, फिर क्या है, ये हड्डियों के दर्द आजकल बारिशों के दिनों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हवा में थोड़ा सा पानी रहता है ना, तो बारिशों में क्या होता है, वात पित्त कफ, वात और कफ, वात का प्रकोप हो जाता है। तो वात क्या करती है, वात क्या है, उसका काम है नर्वस तंत्र से, तो वो दर्द को बढ़ाती है। फिर क्या करना है, हमें गरम तिल के तेल की या सरसों के तेल की मालिश करनी है। अब कई लोग, आपने सुना होगा कि मेरे घुटने में दर्द हुआ था, मैंने 10 दिन लगातार कहीं से मालिश कराई, ठीक हो गया। तो आपने कभी देखा वो मालिश पैर के पिछले हिस्से में होती है, जो हमारे पिछला होता है ना, मतलब सामने की तरफ नहीं होती, हड्डी की तरफ। अगर सामने की तरफ बढ़ेंगे तो घुटने की समस्या बढ़ जाएगी। तो पीछे की तरफ, कमर की तरफ जो घुटनों में गड्ढा सा होता है, हमारे नीज में जो गड्ढा होता है, इसमें बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। 2 हड्डियां तो हमारी टांगों की आ गई, एक सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की, जो हमारे थाई की हड्डी होती है, ये बॉडी की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, फीमर। और ये हमारे पूरे शरीर का वजन उठाए हुआ है, तो ये वाला वजन कहाँ जा रहा है, सारा हमारे घुटनों पे। तो इसलिए हमारे जो घुटनों में पीछे जो ऐसे मोड़ते हैं ना, घुटनों के पीछे गड्ढा बनता है, तो इसमें बहुत सारी रस्सियां होती हैं और मसल्स होती हैं। तो ऊपर की मोटी हड्डी और नीचे की जो टिबिया फिबुला होती है पैर की, उनको जोड़े रखती है। तो जो कोई पीछे से उनको बहुत रेगुलर मालिश करता है तो मसल्स थोड़ी सी बन जाती है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डॉक्टर साहब मेरे तो घुटने में दर्द था, मालिश से ठीक हो गया। तो घूम फिर के सारी बात कहाँ आई, घूम फिर के सारी बात योग पे ही आई, ये मसल बनानी है, कैसे भी बनाओ। तो अब आजकल जैसे बारिश अब तो चला गया, तो पित्त का प्रकोप शुरू हो गया है, तो हड्डियों के दर्द कम हो गए। इससे पहले जो 2 महीने गए, इनमें बोन्स के पेन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बात प्रकोपित हो रहा होता है ना, और हवा में पानी होता है, तो नॉर्मल लोगों को भी जकड़ाहट होती है, तो जिनका अर्थराइटिस सब बढ़ गया, तो उनके लिए क्या होता है कि गर्म पानी से स्नान करें, गर्म तेल से मालिश करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठकर योगा करें आधा घंटा, और वात और फिर कफ को प्रकोपित करने वाली ठंडी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा ठंडा भोजन ना खाएं फ्रिज में रखा हुआ। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, और नटशेल में बस कुछ ज्यादा नहीं सोचना, रेगुलर योगा करते रहो तो मसल बनी रहेगी, फिर किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर मसल बहुत अच्छी बनी हुई है और हड्डी खोखली भी है, तो भी अगर गिर जाए तो हड्डी नहीं टूटती है। आप देखो, जो लोग बहुत ज्यादा योगा या पार्क में वॉक वगैरह करते हैं, उनको गिर भी जाता है तो उनके फ्रैक्चर नहीं होते। आजकल क्यों इतने ऑर्थोपेडिशियंस के पास रश होता है, क्योंकि बच्चे बस बैग लगा के स्कूल चले जाते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, फिर घर पे आते हैं। हमारे टाइम में बच्चों की हड्डियां बहुत कम फ्रैक्चर होती थी, हड्डी वाला डॉक्टर दूर दूर तक नहीं मिलता था। बट आजकल क्या है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस तो ज्यादा है, और वो बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, और वो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती नहीं है। अब तो स्कूलों में क्या, मोदी जी के आने के बाद काफी योगा वगैरह कार्यक्रम शुरू है। गेम्स तो पहले भी होते थे, पर बहुत सिलेक्टिव होते थे, सारे बच्चे खेलते नहीं थे। तो अगर हड्डी खोखली भी है, चीड़ जैसी हो गई, या ऑस्टियोपेरोसिस हो गया, ऑस्टियोपेनिया हो गया, लेकिन अगर उसके ऊपर जो मैंने बताया ना, भुट्टे के छिलके की तरह बहुत सारे मसल्स के कवर होते हैं, तो अगर वो मसल के कवर मजबूत होंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। ओम जी, अगर मैंने कुछ मिस किया हो ना तो पूछ लीजिए, और कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब प्रश्न, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और इतने अच्छे और व्यवहारिक उदाहरण दिए जिससे कि आम व्यक्ति को भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी।
तो अब हमारा समय है कि आपने भी कहा था कि आप प्रश्नोत्तर जो हो ज्यादा तो अच्छा है, तो उस दृष्टि से आप लोगों के जो प्रश्न हो एक एक करके आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारे बीच में आज मलिक सर आए, उनका स्वागत है, और सुषमा रानी जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। दोनों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। एक बार प्रश्न फिर हम जरूर कहेंगे कि मलिक साहब का आशीर्वचन भी मिले हमको। तो प्रश्न दो हाथ खड़े हो गए हैं। प्रियंका शर्मा जी से मैं कहूंगा, यूएसए से हैं, प्रियंका जी कुछ पूछना चाहती हैं। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, एक तरीके से फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं। डॉक्टर मुझे पूछना था, मुझे एक्चुअली आजकल थोड़ा गर्दन में पेन हो रहा है और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो गर्दन का पेन शायद से मेरे राइट साइड के सर में भी जा रहा है। तो ये क्या ऐसा सर्वाइकल रिलेटेड कुछ है? ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि सर घूमता भी है, और तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं और कैसे इसको डायग्नोस करूं। और मैं यूएस में हूँ और मतलब इधर थोड़ा डिफरेंट है सब चीजें, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लियर करोगे तो। 100% ऑर्थोपेडिक के पास ही जाइए। अच्छा, क्योंकि ये जो आपको घूम रहा है ना, जिसे सर्वाइकल वालों का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उनको चक्कर आता है। मैंने 33 हड्डियां होती हैं जिन्हें ये सर्वाइकल बॉन्स होते हैं। क्या बाकी लोग अपने माइक बंद कर ले प्लीज, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। धन्यवाद। हाँ जी। इनके बीच में बड़े पतले पतले रबड़ के छल्ले होते हैं, बिल्कुल नल के बारशल जैसे। और सारी जितनी भी हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इनके बीच में से 32 नर्व्स निकलती हैं। हमारे यहाँ कहीं से नर्व निकली और फिर वो नीचे आके इन हड्डियों से ही वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं, इनमें से 33 नसों के जोड़े निकलते हैं, नर्व्स के जोड़े। तो वो सर्वाइकल वो घिसनी शुरू होगी ना आपकी सर्वाइकल की डिस्क, जो मैंने बोला कार्टिलेजिस, तो अब वो नर्व्स जो है उन पे टच हो रही हैं। भाई तो नर्व को एक सपोर्ट मिला हुआ था कि टच नहीं हो रही थी, उनके बीच में एक रबड़ का गद्दा था जी। अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ, हालांकि व्हाट्सएप पे बड़ा मुश्किल है, वो तो फिर पेशेंट का बीपी चेक कर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पर मेनली जो कॉज होता है, तो वो जो जैसे ही नस पे प्रेशर पड़ता है हड्डी का, तो वो नस जिस पार्ट को सप्लाई करती है, तो वहाँ झंझन करंट जैसी सेंसेशन होने लगती है, क्योंकि नर्व का सपोर्ट खत्म हो गया ना। पहले वो नर्व टच नहीं हो रही थी, लेकिन वो कार्टिलेज घिस गई तो हड्डी से टच हो रही है, तो वो जहां भी नस जाती है, जैसे लेडीज ज्यादा कहेंगी जी मेरे तो कंधों में झंझन हो रही है, हाथ नहीं उठ रहे, तो हाथ से कंधों को सप्लाई करने वाली नस है वो दब जाती है जी। तो मेरे को एक ही साइड सर में दर्द होता है और ऐसे लगता है कि यहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, और इधर पूरा हाथ भी कभी कभार, बट ये सर का मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था कि ये इसका कॉज नाम मने एक बीमारी है कि ये आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा के जो बीच में कोई कार्टिलेज डिस्क जिसे बोलते हैं वो घिस गई है। अब वो चांस की बात ना, देखो हजारों नसों का कुछ है, तो वो कोई है इधर वाली दबी होगी, इधर वाली में भी थोड़ा सपोर्ट होगा। अभी आप 40 के नहीं हुए होंगे ना, तो वो धीरे धीरे अभी नियरिंग ऑफ के प्रोसेस पे है ये। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हो चुका होगा, अगर 40 के होंगे तो वो कार्टिलेज तो वियर ऑफ हो चुकी होगी। वियर एंड टियर का प्रोसेस कार्टिलेज में कंटिन्यूस चलता है। बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो जन्म के टाइम बना, युवा अवस्था तक ग्रो हुआ और उसके बाद वो लगातार वियर ऑफ होता रहता है। कार्टिलेज एक ऐसा है। थैंक यू डॉक्टर। ममता शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया। ममता शर्मा जी कृपया अपना क्वेश्चन कर लें। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम ममता गुप्ता है। हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया अभी बच्चों में जब ग्रोथ बढ़ती है तो हड्डियों में से मैंने देखा है कभी कभी बच्चों की आवाजें भी आने लगती है, जैसे कभी घूम कर आते हैं तो उनके में थकान हो जाती है, ये आपने भी बताया। मैम मैंने एक चीज नोटिस की है, मैं जब बच्चों को कोचिंग, मेरा बेटा है 17 ईयर्स और 9 ईयर्स का, तो मैं इनको कोचिंग या ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, तो अक्सर मैंने देखा जब ये बाहर उठ के आते हैं तो कहते हैं मम्मा मेरे पैरों में आवाजें आ रही हैं। ठीक है मैम, यानी चटकने जैसी आवाजें आ रही हैं,
ये छोटे बच्चे ने भी बोला मुझे, मेरे बड़े में ने भी बोला, और 2-3 जब मैंने कंसल्ट किया पेरेंट्स से कि आपके बच्चों में भी आती है ऐसी, तो मैम मैं शॉक्ड रह गई। सभी माताओं का क्या था, बोलना था कि मेरे भी बच्चों के पैरों में, घुटनों में या कहीं पे किसी भी बॉडी के पार्ट में आवाजें आती हैं जैसे चटकने की। मैम ग्रोइंग एज है ये और युवा अवस्था के करीब है, तो ये रीजन क्या है इस चटकने की हड्डियों का? देखो आनी नहीं चाहिए इतनी कम उम्र में। मैंने बताया ना, जो हड्डियों को जो रस्सियां बांधती है लिगामेंट, उनके वो लिगामेंट लूज है इस उम्र में। तो मतलब उनको बिल्कुल की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करने। पढ़ाई में 2 नंबर आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमाएंगे। लेकिन बॉडी के लिए जो पार्ट ठीक रह गए ना, इनका बहुत है। बहुत देखो कितने लोग हैं और वो जब बॉडी नहीं काम कर रही तो वो क्या कमाएंगी पढ़ाई। तो ये लिगामेंट वीक है, मतलब रस्सियां बांधती हैं तब आवाज आती है। वो जब सेटिंग ठीक नहीं होती, मिक्सी की भी अगर ठीक से सेटिंग ना तो ना, वो लिगामेंट वीकनेस है। उनको तो बहुत ज्यादा योगा की जरूरत है। और पर्टिकुलर वो चल रहे हैं, लेकिन चलने में क्या है, घुटनों पर जोर पड़ रहा है। जो और वो पर्टिकुलर तो योगा करेंगे जैसे पादवृत्तासन, तो इनमें क्या होगा, लिगामेंट और मसल्स बनेंगे। चलने में क्या है कि वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, चलेगी नहीं है, लेकिन साथ में पर्टिकुलर योगा उनको आदत कराओ। मतलब अच्छे योगा ट्रेनर से पूछ के जैसे मैम जैसे आपने बताया कि आजकल बच्चों पे पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा है, वो बस आते हैं घरों में बंद हो जाते हैं, तो कुछ इस वजह से भी रीजन हो सकता है मैम कि वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे शायद? बता तो रही हूँ, जो ज्यादा उनके लोअर लिम्स के, घुटनों के या एंकल के जो रस्सियां होती हैं बनने वीक हो जाती हैं, वो लूज हो जाते हैं। और ज्वाइंट्स हमेशा हल्की फुल्की मोच की अवस्था में रहता है। अब वो अपनी जगह से हिले हुए हैं तो वो चल के करेंगे। एक ममता मैम इसके लिए कुछ खान पान में कुछ ममता शर्मा जी बोले जाओ, अपना परिचय भी करा दे। देखो परेशानी क्यों रखा गया है, जब भी कोई परेशानी हो ना तो अपनी परंपराओं की तरफ देखें। ये हमारे जो सिस्टम है सारे, हमारे सनातन परंपरा में करोड़ों साल। तो सुबह सुबह आपने देखा होगा एक प्रसाद बनता है, आजकल तो हम उसे 1 चम्मच ही खाते हैं पूरे त्योहार पे, दही, केला, तुलसी के पत्ते और चीनी, है ना। ये प्रसाद है ना मंदिरों में भी। ये प्रसाद अपने में बाउल ऑफ न्यूट्रिशन है। केले में मैग्नीशियम, कैल्शियम तो अच्छी मात्रा में हो गए, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम। फिर थोड़ा सा उसमें प्रोटीन कम था, प्रोटीन हमने दूध से ऐड कर, तो उसमें बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें हमने कुछ चीनी ऐड कर दी। फिर अगर किसी की बात पकड़ती है, दही नुकसान न कर जाए, तो उसमें तुलसी के पत्ते ऐड कर दिए। तो हम इसे 2 चम्मच खाते हैं, लेकिन जब ये डेवलप हुआ होगा तो इसको ये 1 कटोरा, 2 केले हो और अच्छी सी दही हो 1 गिलास, तो ये पूरे दिन आपको कुछ अपने न्यूट्रिशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने 2 केले पूरी दही में काट के खा लिए, उसमें तुलसी के पत्ते। तो बच्चों में कैल्शियम, और कैल्शियम भी आप उनको नेचुरल तरीके से भुने चने, मखाने भूनकर खिलाएं। और उनको बोलो कि घर में नहीं बैठना, सुबह के टाइम जैसे 7-8 बजे होता है, तो 7 बजे करीब धूप की तरफ मुंह करके 15 मिनट बॉडी की बैटरी को चार्ज करना है सनलाइट से। ओके, ममता शर्मा जी का थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। मेरे जो क्वेश्चन दिमाग में परेशानी, ममता शर्मा जी अपना प्रश्न करो। नहीं अभी के ममता जी को बोलो, ममता जी बोले। ममता शर्मा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ममता शर्मा बोल रही हूँ। आवाज आ रही है आपको? कहाँ से आप ममता जी बताइए? नोएडा से। तो सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मेरी मदर 71 ईयर्स की है और उनको घुटनों में बहुत पेन रहता है, मदर को भी और मदर इन लॉ दोनों को ही। और वो उनका ये है कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही मतलब घुटनों में पेन ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो ऐसे भी उनको आराम नहीं मिलता। तो उसके लिए ठीक है, वो ऑस्टियोपोरोसिस की एज है और घुटने भी लिगामेंट्स भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि उनको ऐसी सिचुएशन ना आए? और नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठ पाती है वो।
आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि वो दोबारा से कनेक्ट हो जाएं और तब तक हम हमारे बीच में आदरणीय रतन सिंह मलिक जी हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो एक कृपया अपने विचार रखें। डॉक्टर साहब जब दोबारा जुड़ जाएंगी आपका प्रश्न हम आगे ले लेते हैं। आदरणीय रतन सिंह मलिक जी, मलिक साहब, हाँ हैं, दिख रहे हैं। मलिक साहब, आपका वीडियो तो दिखाई दे रहा है। एक बार दीपन जी, तब तक आप डॉक्टर साहब को फोन कर लें, है ना? हम लोग वो शायद गलती से डिस्कनेक्ट हो गई हैं और आपके जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका भी उत्तर जैसे वो दोबारा आते हैं। रतन सिंह मलिक जी मेरे को सुन रहे हैं क्या? उनका वीडियो दिखाई दे रहा है परंतु वो हमें से कोई भी जो है कुछ बात। सुषमा रानी जी हैं, सुषमा रानी जी आप कुछ कहेंगी? ओम जी सभी को, और अनिल जी और हमारी सरोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर संडे को, रविवार को हमें एक नए डॉक्टर से मुलाकात कराते हैं, बीमारी की जानकारी देते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी वो तो एक आजकल सभी को, छोटे से लेके बड़े तक ये प्रॉब्लम हो रही है और सभी ने लाभ उठाया होगा। उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो हड्डियों में आवाजें हैं ये बहुत खतरनाक है, इनको रोक दिया जाए जल्दी ही तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों में भी बता रहे जैसे कि आवाज आ रही है। और मेरे तो अभी इस उम्र में आने लगी थी, मैंने अब महसूस किया कि हड्डी में आवाज आना शरीर के लिए बहुत ही कष्टदायी है, दुखदायी है। इसको छोटे में ना ले, हल्के में ना ले, इसकी मात्रा, अपनी कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं। बच्चों को गुड़ चना जरूर खिलाएं। गुड़ चना जो बच्चा खाएगा उसकी हड्डियों में कभी आवाज नहीं आएगी। तो उनको डिब्बी में लंच बॉक्स के साथ एक गुड़ की डली दो और थोड़े से चने जरूर दें। स्कूल में जाके आपको सबको खानी है। तो गुड़ चना हमारे एचपी को भी ठीक रखता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। घोड़े को जब कहीं दौड़ाया जाता है तो चने खिलाए जाते हैं, कच्चे चने भिगो के, अगर वो भी दिए जाएं तो वो भी बहुत लाभकारी हैं। दोनों चनों का इस्तेमाल किया जाए, भोजन में आटे में भी चने डाले जाएं, चने की मिस्सी रोटी बनाई जाए, तो इनसे हमारी पूर्ति हो सकती है। अभी मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया तो मेरे घुटनों में जैसे थोड़ी ठीक हुई, मैं चलने लगी तो मेरे चटक चटक की आवाजें आने लगी, घुटनों में भी, उंगलियों में भी, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। फिर मैंने थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई ली, खेड़ा डाबर से ले रही हूँ, चली रही है मेरी दवा। और कमर में भी प्रॉब्लम है, लेकिन योग करती हूँ उस दिन ठीक रहती हूँ, जिस दिन नहीं करती उस दिन दर्द बन जाता है। तो योग जरूरी है इसके साथ। धन्यवाद सुषमा जी। डॉक्टर साहब दोबारा आ गए, जुड़ पाए हैं, कुछ नेट की लक्ष्मी जी रुकिए, इसके बाद ममता जी के बाद आपका प्रश्न। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और सचेत किया कि बच्चों को और बड़ों को हमें इन चीजों की विशेष ध्यान देना चाहिए। और योग को साथ जोड़ दिया, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने योग को महत्व दिया है, डॉक्टर को बाद में दिया है, योग को पहले महत्व दिया, इसके लिए विशेष धन्यवाद डॉक्टर साहब का। क्योंकि योग से ही हमारी हड्डियां मजबूत बनेंगी, दवाइयों से नहीं बनेंगी। दवाइयां भी लीजिए, आहार भी अच्छा लीजिए और दूसरा योग जरूर करिए। मैंने कमर का दर्द अपना योग से ही ठीक किया है और अभी मैं रोज करती हूँ। और जिस दिन मैं मिस कर जाती हूँ उस दिन मेरे को पेन होता है। तो मैंने नोट किया कि योग ही जरूरी है। योग को भोजन से पहले लें, भोजन को बाद में महत्व दें, पहले योग को महत्व दें। और धन्यवाद अनिल जी का, सरोज जी का, और हमारे बीच में आदरणीय मलिक जी भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि दर्शन हो जाते हैं, बड़ों के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है हमें। तो सभी का फिर से धन्यवाद। धन्यवाद मलिक साहब को। अभी हम ये पूरा सत्र पूरा हो जाए, 2-3 प्रश्न रहते हैं वो पूरे हो जाए, हमको अवश्य सुनेंगे। ममता जी आपका प्रश्न पूरा हो गया था? हाँ जी डॉक्टर, मैं रिपीट कर देती हूँ अपना प्रश्न। हाँ, प्रश्न रिपीट कर दें।
हाँ जी, मेरी मदर और मदर इन लॉ दोनों को घुटनों की प्रॉब्लम है। मदर इन लॉ को तो वेट भी काफी है, तो उनको चलने फिरने में भी सांस फूल जाता है, पसीने आने लगते हैं उनको। और वो ये है कि वो 71 ईयर्स की हैं और सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है घुटनों में, और फिर वो जैसे जैसे गोली पेन किलर खाते तो ठीक नहीं होता। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? जी डॉक्टर साहब। मेरे को एक्चुअली आवाज ही नहीं आई थी आपकी क्लियर। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपका नेट कुछ थोड़ा सा, ममता जी थोड़ा जोर से बोल दें, और किसी ने पूरा सुना हो तो दोहरा दें, उनकी सहायता कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। आप आवाज आ रही है, आप आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि मदर और मदर इन लॉ दोनों को नीज में बड़ा पेन रहता है, और 71 ईयर्स की मेरी मदर है, मदर इन लॉ भी 70 ईयर्स की हैं। तो उनको ना मतलब चलने फिरने में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, एक तो नीचे नहीं बैठ पाती हैं और ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उनका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो पेन किलर से भी ठीक नहीं होता। तो ऐसे में उन्हें किसको कंसल्ट करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए या क्या रेमिडिएशन करना चाहिए? पहले तो उनको नेचुरली ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे, एज इतनी ज्यादा है ना तो लिगामेंट मसल्स और बोन्स काफी डैमेज हो चुकी होंगी। और आपने बताया सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत जल्दी जो नीज की बोन्स होती है ना बहुत जल्दी घिसती हैं। पर अभी दिखाने में जब तक आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम बड़े हेल्प करते हैं घुटनों के दर्द में। अब जैसे 71 एज है ना, लेटे लेटे बेड पे पैर के सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, या एंकल जॉइंट्स की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, जो भी आप योगा वाले हैं तो मेरे से अच्छा जानते होंगे, तो पलंग पे लेट के और एक पादवृत्तासन होता है। मतलब मुझे भी योगा ज्वाइन करने के बाद पता लगा कि पादवृत्तासन कितना हेल्पफुल है। देखो हमारी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, फीमर बोन, ये बहुत मजबूत हड्डी होती है, और इसका टेनिस बॉल जैसा इसका सर होता है, जिसे हेड ऑफ फीमर कहते हैं, बिल्कुल टेनिस बॉल की तरह चिकना गोल। और ये हमारी जो पेल्विस की बोन, श्रोणी मेखला की जो कूल्हे की हड्डी होती है ना, उसमें फिक्स रहता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि शरीर की गति के लिए इसकी जो गर्दन होती है वो बड़ी पतली होती है। सबसे बड़ी हड्डी है, टेनिस बॉल की तरह बड़ा मजबूत हेड है, लेकिन इसकी गर्दन बड़ी पतली होती है, नेक ऑफ फीमर। तो ये नेक और फीमर 60 के बाद या 70 के बाद ज्यादातर लेडीज की क्रैक हुई पड़ी रहती है। लेकिन पता कब लगता है, जब वो गिर जाते हैं, कहते हैं ना कूल्हे की हड्डी टूट गई। लोग क्या समझते हैं कि गिरने से हड्डी टूट गई, बट सच्चाई क्या होती है, उसकी नेक ऑफ फीमर में एक पतली सी दरार आई रहती है। तो इसको मजबूत करने के लिए पादवृत्तासन बहुत हेल्पफुल है। मुझे भी योगा में आने के बाद ही पता लगा था कि देखो इस नेक ऑफ फीमर के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं थी। तो पादवृत्तासन से ऐसे गोल गोल होगा ना, तो उसके आसपास की मसल्स बन जाएंगी, और आप उनको बिना कष्ट हुए जितनी सूक्ष्म व्यायाम हो सकते हैं वो कराइए। और पैर के पीछे मालिश कराइए, जो गड्ढा होता है घुटने के पीछे, उसको किसी तिल के या सरसों के गर्म तेल से आधा पौना घंटा ऐसे मालिश कराइए। सामने ज्यादातर गलती क्या करते हैं लोग, घुटने में दर्द होता है सामने के घुटने में मालिश कराते हैं, तो उससे क्या है वो जो हड्डियों में और ज्यादा रगड़ लगती है। और एक बार ऑर्थोपेडिशियन को जरूर कंसल्ट कर दिए, वो एक्सरे वगैरह करके बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, और वो भी एक्सरसाइज बताते हैं। हमें लगता है कि खाली दवाइयां देंगे, वो भी एक्सरसाइज बताते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। और किसी की छोटा सा एक सेकंड शायद ममता जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। मेरी भी 48 ईयर्स की एज हो गई है, तो मैं योगा रेगुलर करती हूँ, और लेकिन बस ये है कि जैसे कभी मैं ऑफिस में चेयर पे जैसे टांग मोड़ के बैठ गए, एक टांग मोड़ी और दूसरी टांग उसके ऊपर रख ली, तो उसका सीधा करती हूँ तो मेरे को भी घुटने में ना हल्का सा पेन फील होता है। हालांकि मैं रेगुलर योगा करती हूँ मंडे टू सैटरडे, लेकिन मुझे ऐसे पेन फील होता है। तो उसके लिए मैं क्या प्रिकॉशन लूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम आगे ना हो, और ये जो पेन हो रहा है ऑफिस में ना हर एक 1-2 घंटे में उठ के चेयर से ना ऐसे ना एक पैर से जमीन को धक्का दिया करो, मतलब कि मूवमेंट बनी रहे। क्योंकि जो ज्यादा फिजिकल एक्टिव होता है ना, तो थोड़ा सा भी देर बैठे तो मसल्स वो अकड़ जाती हैं। तो उठ के चेयर से थोड़ा वॉक कर लिया, और या अपने पैरों से दीवार को धक्का, जमीन को, मतलब जैसे वो नी मसल पे स्ट्रेट पड़े, वो मुड़े ना, सीधे फॉर्म में उसको वो करना है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। राजलक्ष्मी जी बताइए, विषय से संबंधित होना चाहिए।
डॉक्टर जी नमस्ते, आपने ऑर्थोपोरासिस पर बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत धन्यवाद। मुझे रात भर नींद नहीं आती, 12-1 बजे के बाद भी नींद नहीं आती और शोल्डर पेन के कारण, गले के कारण नहीं नींद आती, इसलिए मैं कैल्शियम पे डॉक्टर ने मुझे कहा कैलिट लेने के लिए, रोज कैलिट लेती हूँ 1 साल से और रेसलिन भी लेती हूँ नींद आने के लिए। तो क्या हार्मफुल है वो? 0.25 mg लेती हूँ रेसलिन। बिल्कुल बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। ऐसा है ना कि एक एज पे क्या होता है कि हमारा इतना काम तो होता नहीं है, तो बॉडी ना थकती नहीं है। तो ये 0.25 लेने के बाद भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी को नींद की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर सबके साथ प्रॉब्लम है कि जब तक हम थकेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी। अब इस एज में थकेंगे कैसे जब कुछ काम ही नहीं है? तो काम होता है पर होता नहीं है। काम कर नहीं पाते इतना। काम करती हूँ, बहुत ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी 12 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती। तो 0.25 रेसलिन मुझे और बढ़ाना है क्या डॉक्टर से पूछकर? वही खा सकती हूँ। इतना ही आ जाएगी नींद। थोड़ा वो सोने से पहले वो करते हैं ना, जैसे योग निद्रा आसन वगैरह, वो ट्राई कीजिए आप। या एक कहते हैं कि 100 टाइम्स ओम बोलिए, ओ छोटा बोलिए और मैं लंबा बोलिए, तो उससे भी नींद जल्दी आती है। जैसे ओम करते ना ब्राह्मणी में, उसमें ध्यान में ओम, तो ओ छोटा और मैं को थोड़ा लंबा करके, तो कहते हैं 100 टाइम्स ऐसे उल्टे मुंह करके करो तो नींद आ जाती है। बहुत धन्यवाद। चलिए अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। अनूप जी आप कुछ पूछ रहे थे। अनूप जी, मेरा एक प्रश्न ये था की बात आती है 40 साल के बाद के लिए के बदन में उसमें पानी डाल, अनूप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, मेरी आवाज आती है? तो मैम मेरे 2 महीने से मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पाती हूँ, हालांकि वेट ज्यादा है और जैसे अगर 10 मिनट भी खड़ी होती हूँ इसके बाद मेरे पैर जकड़ से जाते हैं, तो मैं घुटना मोड़ भी नहीं पाती हूँ जरा भी। तो उसका तो यही है, सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा है। जब भी आप लेटे हो, टीवी पे बैठे हो, तो पैरों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम, ये नी सपोर्टिंग जितने भी योगा है आपको हेल्प करेंगे। और सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा हेल्प करेंगे, उन्हीं की मात्रा बढ़ाइए। जो घुटनों के नीचे है वो मसल्स में दर्द होता है, वो सूक्ष्म व्यायाम उन्हीं के लिए बने हैं, जो छोटी छोटी मसल है ना, जो बड़े व्यायाम से मिक्स हो जाती हैं। सूजन भी रहती है पैर में। तो पहले सूजन को सेट कीजिए डॉक्टर को दिखा के। जब सूजन खत्म हो जाए उसके बाद ही एक्सरसाइज या व्यायाम ट्राई करना है। अच्छा जी जी जी, धन्यवाद। मैम सुनीता रावत जी कुछ पूछे हैं। सुनीता रावत जी बोल रहे हैं। पानी में बहन के लिए पूर्ति हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। नहीं फिर नेट कहाँ रखूंगी। हाँ हाँ जी, हाँ मेरी बहन को है, तो उसका दाहिने हाथ में ना बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। तो पहले आपने कहाँ से बोल रहे हैं सुनीता जी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? वैशाली से। बाकी ट्रीटमेंट ट्राई किए थे ऑपरेशन से पहले? हाँ प्लाज्मा चढ़ाया था, पहले इंजेक्शन लगा था। हाँ तो कोई मसल में क्या, मैंने बताया था ना, जो टेंडन्स होते हैं उन लोग को टीयर आ जाता है। हाँ वही बताया। हाँ तो उनको कुछ रिपेयर करना पड़ेगा फिर। हाँ वो कह रही है ऑपरेशन ही बताया, प्लाज्मा चढ़ाया एक बार तो नहीं हुआ कोई फायदा। पीआरपी ऑपरेशन सक्सेसफुल है ये पूछ रही थी आपसे? नहीं सक्सेसफुल होता है, क्योंकि मैंने बताया ना वो जो मांस फटना, तो वो मांस फट गया, अगर वो ऑटोमेटिकली हील नहीं हो रहा तो वो उसको फिर सर्जिकल रिपेयर कर देंगे। हाँ बहुत पेन है उसको, पेन किलर खाती है तो राइट हाथ है। नहीं पेन किलर से अच्छा है पहले एक बार रिपेयर हो जाए, सर्जरी हो जाए, उसके बाद वो योगा करने लायक, बाकी उसके बाद वो योगा वगैरह कर सकेंगे। अभी तो नहीं कर पा रही हो योगा भी, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं करना। मैंने बताया ना कि जब दर्द हो या सूजन हो उस स्टेज में कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, उस बीमारी को बढ़ा देंगे। पहले बीमारी को ठीक तो करना ही पड़ेगा एक बार को। जी नहीं, डॉक्टर कह रहे ना हल्का हल्का एक्सरसाइज भी करते रहो तो वो पेन उसका बढ़ जा रहा है। सुनीता जी अब आपका प्रश्न हो गया। अब अगर अनूप जी आपका नेट ठीक हो गया हो तो एक बार आखिरी बार बोले, बस ये अंतिम प्रश्न है।
अनूप जी। हाँ, मेरे ये अपन मिट्टी के बर्तन में चूना बाजार से लाकर उसमें पानी भरते हैं और उस चूने के पानी को पिए प्रतिदिन, तो कितना पानी चाहिए उसको अपन को? 1 कप, आधा कप? और आराम मिलेगा कि नहीं? चूना बहुत अच्छा कैल्शियम है। तो जो पान वाले बनाते हैं उनका प्रोसेस्ड होता है, तो आप पान के थ्रू खा लीजिए। ऐसे तो रिस्क है कि पता नहीं चूने में वो होता है ना कि एसिड भी होता है, तो पेट कैसे आप पानी को प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एसिड पेट को जलाना दे। तो मेरे हिसाब से तो जो पान वाले हैं चूना, वो पान खा लीजिए, वो डेली की चूना रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको हमारे बीच में बहुत हमारे वरिष्ठ योग गुरु कहना चाहिए, योग विशेषज्ञ रतन सिंह मलिक जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संक्षिप्त टिप्पणी दें। मलिक साहब, आपको हम पहले भी देख रहे थे। तो मेरे गुरुवर ने छोड़ दिया था तो फोन करवाया था। नमस्कार सर। मैं टिप्पणी क्या करूं, मेरे तो सवाल थे कई। जैसे उसने घुटने में कहा बताई सोजन है, और तो डॉक्टर साहब ने बताया ये सब कुछ है, लेकिन सोजन उतारने के लिए वो बर्फ की सिकाई करें, 15 मिनट कम से कम करेंगे तो उससे सोजन उतर जाएगी। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर को दिखा के, जैसे इन्होंने बताया है। ममता शर्मा कह रही थी कि घुटना, ऑफिस में काम करते हैं तो घुटने को मोड़े सीधा करे, मोड़े सीधा करे, मोड़े सीधा करे, तो उससे भी उसका होगा। जो ये पुश करने के लिए बताया मैडम ने। और एक और बता रही थी, मैं उसका भूल गया अभी, उसी टाइम तो जवाब देता मैं। चूने की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। चूना आप हम भी पीते रहे हैं, जो आप कहते हैं ना गिलास में, आप गिलास में चूना डाल दें, वो ऊपर पानी जितना आ जाए उसको पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मैडम एज ए डॉक्टर वो बिल्कुल ठीक बता रही है कि असावधानी भी हो सकती है। इसलिए पान का एक अलग फायदा है। 2 फायदे लोगे आप, चूने का भी फायदा लोगे, पान के फायदे का भी बहुत बड़ा फायदा है। तो मैं अनिल जी, सरोज जी को आज बताता हूँ कि जब मैंने डॉक्टर अंजू श्री का नाम पढ़ा और इनका फोटो देख लिया, नहीं तो मेरे को जचनी नहीं थी, तो मैंने अपनी क्लास में जाना था मिस करके और ये अटेंड किया है। मैं इनके दर्शन भी करना चाहता था। देखो, पहली बार ऐसे डॉक्टर मिले हैं जिन्होंने योग के साथ जोड़ के चीज बताई है, योग का महत्व बताया है। और मैं इसके साथ, समय नहीं है, नहीं तो मैं इसके साथ और बताता आपको योग से क्यों फायदा होता है, हमें कैसे जोड़ों में दर्द दिया, सब कुछ कैसे फायदे होते हैं। लेकिन आज समय नहीं है, मैं फिर कभी बताऊंगा जब मौका मिलेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत प्यार भरा मेरा आशीर्वाद है कि सरोज और अनिल जी का, जो इतनी मेहनत करके डॉक्टरों को बुला के हम सबका फायदा करवाते हो। और मेरे को लगातार संडे को कोई न कोई ऐसे काम रहते हैं, मैं आ ही नहीं पाता हूँ। आज मेरे ख्याल में कई महीनों के बाद नंबर आया मेरा, और मैं किस्मत वाला हूँ डॉक्टर अंजू श्री क्या। और देखोगे डॉक्टर अंजू श्री, अंजू तो डॉक्टर तो हैं, लेकिन इनकी सादगी तो देखो, इनकी आवाज में भी सादगी है और आपके इनके एक्शन और रिएक्शन में भी सादगी है। ये अपने आप को कुछ नहीं मानती और बड़ों को बड़ा ही मानती हैं, छोटों को छोटा ही मानती हैं। एक जितना मान सम्मान ये दूसरों को देती हैं, ये हार्डली ऐसा कोई मिलेगा नहीं होता कि हमारे अंदर एक अहंकार आ ही जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन ऐसा सीधा साधा इनका जो आचरण है वो ही हमें सबको इनकी ओर झुका देता है। तो मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही लगे रहें और ऐसे ही करते रहें और लोगों का भला होता रहेगा। देखो, सेवा का मौका सबको नहीं मिलता है। तो अनिल जी, आप जो कर रहे हो, सरोज जी के कांड जो हो रहा है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो रोज सेवा का जिसको मौका मिलता हो। केवल एक योग है, योग टीचर है जिसको सेवा का मौका हर रोज मिलता है, हर रोज दुआएं मिलती हैं, हर रोज उसकी पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती चली जाती है। वो चाहे तो भगवान की तरफ वो बहुत जल्दी मुड़ सकती है, बहुत जल्दी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक गुण आ चुका है। लेकिन हार्डली ये तो प्रभु की कृपा है, कोई दोनों काम कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो मैं आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद के साथ, आभार के साथ, प्यार भरा आशीर्वाद हो। सर बहुत मलिक सर को धन्यवाद। मुझे
मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए। एक हाथ में फोन है ना। सरोज जी बोल रही है कुछ? जी बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब और डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा बताया। सबको सबकी इच्छाएं हैं दोबारा आपको बुलाया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज मन में लोगों के रह गई है, तो हम अनिल जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर अंशु श्री ने आज बताई ये बातें, वो थोड़ा इनका समय खास था, लेकिन ये हमें जो रोज की प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा यही इनका व्याख्यान जो है ना दोबारा हो, बिल्कुल सेम, ताकि और कुछ लोग नोट भी कर ले, क्योंकि नहीं पता था कि इतना अच्छा वो ये बताएंगे घुटनों के बारे में, ये सभी हड्डियों के बारे में। और देखो ना कैसे उन्होंने उदाहरण दे दे के बताया है कि रबड़ की रस्सी लगाओ। तो इस तरह की जो उदाहरण दिए हैं वो बिल्कुल हमारी किसी भी अनपढ़ आदमी के भी समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन्हीं का दोबारा करवाओ और ये सेम लेक्चर इनका होना चाहिए, ताकि वो सबकी समझ में आ जाए। जी 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 बिल्कुल, इनको दोबारा हम आमंत्रित करेंगे। और मलिक साहब आपको भी हम कहेंगे कि हमारी कक्षा में जो आपके पास तो इतना अनुभव जन्य ज्ञान है, तो आपका भी ज्ञान हम साझा चाहेंगे कि सभी साथियों के साथ आप करें। कुछ नहीं है, ये लोग जो कुछ है प्रभु की कृपा है, मेरे को भी क्लासों में यही करने जाना पड़ता है। आप चाहोगे तो कभी हम आ जाएंगे। और लोग क्यों प्राणायाम करना चाहिए, क्यों आसन करने चाहिए, क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों हमने योगी करनी चाहिए और कैसे ये फायदा देते हैं, ये अगर इनको बताया जाए तो ये आप इसको प्राणायाम को या आसनों को या योग को कभी छोड़ेंगे नहीं। और लाइफ में ये किसी बड़े जो हम बड़े बन जाते हैं, अपने बच्चों पे भार नहीं बनेंगे। नहीं तो पढ़ाया है, मेहनत किया है, उस सारी बर्बाद हो जाती है। उन्हीं बच्चों के लिए हमने जिन जवानी को ऐसी गुजार दिया, तो अब उन पे भार बनेंगे हम उन्हीं बच्चों के लिए जिनके लिए हमने सारी जवानी खराब कर दी। तो इसलिए लोग एक ऐसा सहारा है, वो मैं बताऊंगा कि आप बुलाओगे तो अगले क्यों कर क्या। तो अब मैं हमारे आदरणीय नरपत सिंह मलिक जी बता रहे थे कि ये जो काम है इसमें सब बहुत बड़ा योगदान रहता है श्री दीप पंत जी का। बहुत समर्पित योग साधक हैं, उनके साथ जीवन जी भी हैं, देवेंद्र जी भी हैं। तो मैं दीप पंत से अनुरोध करूंगा कि औपचारिक धन्यवाद देकर शांति पाठ करा दें। अच्छी जानकारी दी। एक्चुअली मैं टेक्निक के बारे में वास्तव में आपने जो जानकारी दी सभी साधकों के लिए, कि बहुत सारे लोग कमर दर्द और अपनी अलग अलग परेशानियों से जूझते हैं, तो थैंक यू वेरी मच जो आपने उसको योग के साथ भी जोड़ा कि वास्तव में योग करने से, खुद मेरा योग करने से कमर का दर्द ठीक रहता है, तो मैं भी शायद ये अनुभव कर सकता हूँ। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और गहरा लंबा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम और म 2 और 1 के अनुपात। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति का अनुभव करें। आपके चारों ओर हमेशा शांति बने रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और अपने नेत्रों पर लगाएं।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।